वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम NIOS क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता की समस्या, इंग्लिश में द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को समझेंगे। तो इसमें जैसा कि नाम में ही है कि हमें समझना है कि बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता जो है वो कैसे, मतलब इसकी परिभाषाओं को समझेंगे और ये इनके कारण क्या है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में इसमें डिटेल में समझाया गया है। पहले पैराग्राफ में चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो भारत में सबसे जो बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी और निर्धनता। इसकी वजह से हम लोग का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है और इसमें एक और जो दिक्कत है जिस वजह से ये हो रही है उसमें प्रदेशीय विषमता भी इम्पोर्टेंट है। प्रदेशीय विषमता होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब एक देश के अंदर ही कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जो है उतनी गरीबी नहीं है, निर्धनता उतनी ज़्यादा नहीं है, लोग ठीक से रह रहे हैं और किसी किसी क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है। तो ये जो असमानता है, ये जो अंतर है, इसकी वजह से भी हम लोग का आर्थिक विकास जो है वो रुका हुआ है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है कि आर्थिक सुधार, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और उपलब्ध संसाधनों के बदतर प्रयोग। तो इस पे ध्यान दीजिए, ये बदतर प्रयोग नहीं, बेहतर प्रयोग लिखना चाह रहे थे, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो हमें जो हमारी औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें सुधार करना पड़ेगा और कुछ कुछ नए नए अच्छे बदलाव लाने पड़ेंगे। और जो उपलब्ध संसाधन हैं जो हमारे पास है, हमारे देश में मौजूद, उसका हमें बेहतर उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारी बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और सरकार को भी ये चाहिए कि वो गरीबी हटाने के कुछ दीर्घकालीन उपाय शुरू करे जो लंबे समय तक काम करें और गरीबी को जड़ से हटा दें। इसके बाद रोजगार सृजन के अवसर और आय के वितरण में असमानता के दो प्रमुख कारण हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो रोजगार सृजन है, मतलब कि नए नए रोजगार के अवसर जो हैं वो पैदा करे, कौन करेगा? सरकार ही करेगी। वही ऐसा माहौल पैदा करती है कि लोगों को रोजगार मिल सके। और आय के वितरण में असमानता, यही दो कारण, इम्पॉर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी और निर्धनता है। अगर इन दो कारणों पे सरकार काम करे, ठीक है, आय के वितरण में वो समानता लाने की कोशिश करे और नए नए मौके लाए कि लोगों को रोजगार मिल सके, तो हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी जो है वो दूर हो जाएगी। अब बेरोजगारी के बारे में हम लोग इतनी बातें करते हैं, तो पहले हम आज अच्छे से इसके मतलब समझ लेते हैं कि बेरोजगारी का मतलब क्या है और कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें चक्रीय बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, प्राकृतिक, प्रजनन, अल्प। तो 7 प्रकार की बेरोजगारी है। उसका पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद उसको नाप की, मतलब कैसे हम नापते हैं कि कितनी बेरोजगारी किसी देश में है, तो उसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या के दो घटक होते हैं। दो घटक मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं दो कंपोनेंट और हिंदी में कहते हैं कि उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हिस्से होते हैं? एक है श्रम शक्ति और दूसरा है गैर श्रम शक्ति। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी छोटी छोटी ही चीज़ें हैं, बहुत आसान है, पर इसका याद रखना, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पहले देख लेते हैं कि श्रम शक्ति में कौन कौन से लोग आते हैं। श्रम शक्ति में, ठीक है, तो वो सभी लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब जितना भी पैसा इस देश में उन लोग को मिल रहा है, उस वेज पे, उस वेतन पे वो लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। मतलब अभी काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, पर जो भी वेतन मिल रहा है मार्केट में, उस वेतन पे वो काम करना चाहते हैं और योग्य हैं और ढूंढ रहे हैं, वो सभी लोग श्रम शक्ति में आ जाते हैं। मतलब वो जिनके पास नौकरी है और वो जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको भी हम श्रम शक्ति में ही गिन लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि रोजगार और बेरोजगार दोनों ही लोग श्रम शक्ति में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो गैर श्रम शक्ति है, गैर श्रम शक्ति में कौन लोग आते हैं? गैर श्रम शक्ति में वो आते हैं जो कि आश्रित हैं। ठीक है, जो काम करना नहीं चाहते, जो नौकरी मतलब योग्य भी हैं, क्षमता भी है, लेकिन जो वेतन है उस पर वो काम करना नहीं चाहते, वो बिना पैसे के काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग या कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, या छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े लोग हो गए, ये गैर श्रम शक्ति में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, और एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो बेरोजगारी तो समझ में आ गया कि भाई काम नहीं है हमारे पास। ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या है?
ऐच्छिक वो लोग हैं जो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, मतलब कि अभी जो उनको वेतन मिल रहा है उस वेतन पे वो काम नहीं करना चाहते, उन्हें ज़्यादा वेतन चाहिए, या तो वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, या जितना है उतने में संतुष्ट हैं, वो पैसा नहीं कमाना चाहते, ठीक है। तो ये लोग ऐच्छिक बेरोजगार हैं, ठीक है। उम्र भी है काम करने की, क्षमता भी है, योग्यता भी है, पर फिर भी काम मांगने नहीं जा रहे, तो अब ऐसे लोग ऐच्छिक बेरोजगार हैं। अनैच्छिक कौन हो गया? जिनकी क्षमता है, योग्यता है और करना भी चाहते हैं, इनका कोई नखरा नहीं है कि नहीं हमें इतने दाम पे नहीं करना, हमें इतने पैसे में नहीं करना, ये सब कुछ करना चाहते हैं और अभी भी काम की तलाश में है, ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा करना शुरू कर देंगे, तो जिनकी इच्छा भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पाया अभी तक, उसके कई सारे कारण होते हैं, पर अभी तक काम नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। तो जब भी देश में किसी की बेरोजगारी की बात होती है कि इतने बेरोजगार हैं या ये बेरोजगार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनैच्छिक वालों की बात होती है, ठीक है। इन लोगों की बात नहीं होती है। फिर से क्लियर कर देते हैं, जब भी आप अर्थशास्त्र में बेरोजगारों की बातें पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अनैच्छिक वाले बेरोजगार की बात पढ़ते हैं, जो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, काम मिल रहा है नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। इनके बारे में कोई बात नहीं, ये अपने मर्जी के मालिक हैं, हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आगे आप जितने भी प्रकार के बेरोजगार पढ़ेंगे वो सब अनैच्छिक को ही हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, इसमें चक्रीय, मौसमी, संरचनात्मक, संघर्षात्मक और प्रच्छन्न, ये सारे अनैच्छिक को ही बांट दिया गया है, ठीक है। इसी की कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड किया गया है और हम उसको पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा मुझसे कमेंट में पूछ करके। आप समझते हैं चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? ये इसको हम लोग इंग्लिश में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारे पूरे देश में जो मांग है वस्तुओं की, सेवाओं की, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जब मांग कम हो गई, चीज़ों की डिमांड ही नहीं रहेगी, तो फिर उसकी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर वहाँ पर बेरोज़गारी हो जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये आर्थिक मंदी की वजह से होता है। कभी कभी जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, ये साइकिल्स में चलता है, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है 10th में तो हो सकता है ये आगे पढ़े, छोटा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि जैसे कि साइकिल्स होती है ना, कि कभी ऊंचा कभी नीचा फिर नीचा, तो इसी तरीके से जो व्यापार होता है वो भी साइकिल्स में चलता है। जैसे कि कभी वो धीमे 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 ऊपर उठेगा बिजनेस, फिर एकदम पीक पे पहुंचेगा, फिर नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। फिर नीचे नीचे गिरते गिरते मंदी आएगी, रिसेशन आएगा, गरीबी आएगी, बेरोजगारी, नौकरी जाएंगी, फिर बिजनेस अच्छा होना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये घूमता ही चला जाता है पूरा लहर की तरीके से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जब नीचे आ जाता है, ठीक है, तो मांग जो है पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में कम होती है, लोग कम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, और जब चीज़ें कम खरीद रहे होते हैं तो बनाने वाले जो हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वो भी कम बनाते हैं, और जब बनाना ही कम है तो क्यों नौकरी पे रखना है बहुत सारे लोगों को, तो काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। पर ये कुछ समय के लिए होता है, धीरे धीरे जब वापस से अच्छा वाला समय आता है, जब मांग बढ़ रही होती है, तो फिर से जो रोजगार है वो लोगों को मिल जाता है। तो अभी एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है, 2008 में वैश्विक मंदी हुई थी, मतलब ये जो जो आपने देखा, जो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा था, ये पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो बंद हो गया था, मतलब बंद नहीं हुआ था पर काफ़ी कम हो गया था, लोगों को डिमांड बहुत कम थी, चीज़ें बहुत कम खरीद रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि जब डिमांड नहीं थी तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, बहुत मुश्किल समय भी रहा था, लेकिन फिर वापस से चीज़ें ठीक हुई और लोगों को रोजगार वापस मिल गया। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, जो कुछ समय के लिए आती है और जो हम लोग का व्यापार का जो चक्र है उसकी वजह से आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। इसको हम लोग कहते हैं जब कोई एक मौसम, खास कुछ मौसम होते हैं जिनमें ये बिजनेस कम होता है, मतलब इसकी बिक्री कम होती है, और उस समय उस बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है कि भाई अभी तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अगले सीजन में आना, तब तुम्हें वापस से काम पे रखेंगे। तो ऐसे समय में जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको हम मौसमी बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपका स्वेटर का बिजनेस है, ठीक है, स्वेटर मतलब जो गर्म कपड़े हम लोग पहनते हैं सर्दियों में, तो वो तो सिर्फ ठंडियों में ही बिकेंगे ना, बाकी मौसम में क्या होगा, तो उस
उस इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो बाकी मौसम में फिर बेरोज़गार हो जाएंगे, या तो कहीं और वो इंतज़ाम करें अपना। फिर से वापस ठंडी आएगी तो फिर से जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्वेटर बनाती हैं, फिर से उनके वहाँ रोज़गार ज़्यादा हो जाएगा, फिर मौसम जाएगा, फिर बेरोज़गार हो जाएंगे। कहीं कहीं पे जो पर्यटन होता है, जो टूरिज़्म होता है, उन कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे कुछ महीने ही ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और लोग घूमने आते हैं। बाकी महीनों में मौसम अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पे लोग घूमने नहीं आएंगे। तो जब मौसम अच्छा हुआ तब क्या हुआ, उस जगह के लोगों का रोज़गार बना, अच्छा हुआ, ठीक है। जब मौसम बेकार हुआ तो फिर से वो बेरोज़गार हो गए। उनको पता है कि अभी अच्छा मौसम आएगा तो फिर से रोज़गार बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो बेरोज़गारी है जो मौसम की वजह से बदल रही है, तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये कृषि के क्षेत्र में होता है, क्योंकि हमें पता है कि खेती तो मौसम के हिसाब से होती है। पर्यटक टूरिज्म में, होटल में, भोजन का प्रबंधन करने में, ठीक है। तो भोजन का भी खास मौसमों में खास तरीके की चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो जब उन खाद्य पदार्थों का मौसम आता है तब तो लोग खूब खरीदते हैं, जब मौसम चला जाता है तो फिर से उनका टेस्ट और इंटरेस्ट बदल जाता है। तो उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी थोड़े समय के लिए जाती है। इसको हम लोग मौसमी बेरोजगार या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगला है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है, अगर किसी को नौकरी चाहिए, वो जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए उसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है। वो काम करना चाहता है, ठीक है, कोई इंसान काम करना चाहता है और जिस जगह पे वो काम मांग रहा है उनको भी कोई कर्मचारी चाहिए अपने लिए जिसको वो काम पर रखें। लेकिन पर उनको जिस कौशल का, जिस स्किल का आदमी चाहिए कि इसके पास ये योग्यता हो, वो स्किल इस आदमी के पास नहीं है। तो ऐसे में जब बेरोजगारी हो जाती है, वो रख नहीं सकते इसको, तो हम इसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ये इसका उदाहरण से समझते हैं। जब शुरू शुरू में कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हाथ से काम करते थे, मतलब पढ़ के पेपर पे काम करने में कंफर्टेबल थे, पर उनको कंप्यूटर चलाने बिल्कुल आता ही नहीं था क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सब लोग कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहे थे कि नहीं, ये तो बहुत टाइम लगता है इसमें, तो हम कंप्यूटर पे काम करवाएंगे। अब लोग ऐसे हैं जिनको काम करना है, उनको ज़रूरत है, उनको काम करना आता भी है, बस ये जो नई तकनीक आ गई है वो उनको नहीं आती है। और इसकी वजह से जो कंपनी है वो उनको नौकरी पे रखेगी नहीं। कंपनी में डिमांड तो है पर कहेंगे कि तुम कर नहीं पाओगे हमारा काम। और ये आदमी जो है जिसको नौकरी चाहिए पर कंप्यूटर नहीं आता, ये बेरोजगार हो गया। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो संरचनात्मक, जो हमारा अर्थव्यवस्था थी उसमें नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से पूरा का पूरी संरचना बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया, इकोनॉमी का पूरा स्टाइल बदल गया। कुछ लोग इस स्टाइल में फिट नहीं हो पाते हैं और इस वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को ही बोलते हैं कि ये संरचनात्मक तरीके से बेरोजगार हुए हैं, या इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो अगर हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स या कुछ ऐसा छोटा कोर्स करवा के कुछ महीनों का इन लोगों को नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा दें अगर, तो हो सकता है कि हम लोग इस तरह की बेरोजगारी से बचा सकें। बट होता क्या है कि इतना पेन कोई कंपनी देती नहीं है। नए नए बच्चे जो सीख करके आ रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज, वो पुराने लोगों को हायर करने से अच्छा इन नए लोगों को हायर करना ज़्यादा आसान समझती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो गई, इसको हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के अंदर डाल देते हैं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बेरोजगार रह जाएं। अगला है संघर्षात्मक बेरोजगारी। इसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि जब इंसान अपनी जो एक नौकरी है जो वो कर रहा है, इसको छोड़ करके जब दूसरी नौकरी ढूंढता है तो बीच में कुछ समय का जो अवधि होता है उसको हम लोग कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है। उस समय तो उसके पास कोई रोजगार नहीं है, थोड़े समय के लिए तो अनएम्प्लॉयड होगा ही ना, तो उसको हम लोग कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। अब कारण कुछ भी हो सकता है जिस कंपनी में वो काम कर रहा हो या जिस जगह भी वो काम कर रहा हो वहाँ से उसे निकाल दिया गया। अब आज निकाला गया और नया काम ढूंढने में कुछ समय तो लगेगा ही ना, उस समय तक तो वो बेरोजगार रहा। हो सकता है कि उसने अपनी मर्जी से छोड़ दिया हो, या उसको मजबूरी से दूसरे शहर जाना पड़ रहा हो और वहाँ पर नई नौकरी ढूंढनी पड़ रही हो, या उसे ज़्यादा वेतन चाहिए हो। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, पर किसी भी कारण से एक नौकरी और दूसरी नौकरी के बीच का जो समय है उस समय पे कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड होता है, और उस वक्त की जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। अगला है प्राकृतिक बेरोजगारी की दर। प्राकृतिक बेरोजगारी की दर, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसमें ये जो दर होती है या ये जो बेरोजगारी हम कैलकुलेट करते हैं वो
बेरोजगारी हमेशा एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में नेचुरली उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? जो हमने ऊपर देखा था, संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो जो हमें अमाउंट मिलता है, उतना बेरोजगारी हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था में रहेगी, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही होंगी, जिसको जो पुराने लोग हैं वो नहीं उसके साथ घुल मिल पा रहे होंगे, उसे नहीं अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे, और उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। और हमेशा ही कुछ लोग होंगे जो अपनी अभी इस वक्त की वर्तमान स्थिति में, समय में जो नौकरी है वो छोड़ के और बेहतर ढूंढ रहे होंगे। तो ये दो प्रकार की बेरोजगारी हमेशा एक हेल्दी अर्थव्यवस्था में रहती ही रहती है, और इसी को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्राकृतिक बेरोजगारी की दर कहते हैं। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब कि इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब ऐसी बेरोजगारी जो है तो पर हमें दिख नहीं रही प्रत्यक्ष रूप से। जब ऐसा हमें लगता है कि कोई इंसान रोजगार में है, मतलब वो बेरोजगार नहीं है, वो कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर से तो लगता है कि ये काम पर जाता है, काम कर भी रहा है, वहाँ पर है भी, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका। तो उसे हम कहते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा तब होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, जिस खेत पे एक घर के लोग जाकर के काम करते हैं, उसी घर के लोगों का वो खेत भी है। वहाँ पे 5 लोग थे, 5 लोग काम कर रहे थे। फिर उसमें से एक लोगों की शादी हो गई, ठीक है, और उसके बाद एक बंदा और एक्स्ट्रा आ गए, 6 लोग हो गए। फिर कुछ दिनों बाद बच्चे हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, 7 लोग हो गए। अब जो एक्स्ट्रा 2 लोग बढ़े, वो भी उसी ज़मीन पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आने या ना आने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जितना पहले उत्पादन होता था उतना भी अभी भी हो रहा है, क्योंकि ज़मीन का हिस्सा तो उतना ही बड़ा है, और उसकी ज़रूरत जितनी थी वो 5 लोग मिलकर पूरा कर रहे थे। तो अगर ये 2 लोग काम पर ना भी आए तो भी उत्पादन उतना ही है, काम पर आए तो भी उत्पादन उतना ही है। तो इनकी वजह से कुछ भी बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को बोलेंगे कि ये लोग प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, यानी कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम एक टर्म और सीखेंगे, सीमांत उत्पादक। तो जिन भी साधनों से हम उत्पादन करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से अगर हम एक साधन को एक यूनिट से बढ़ा दें, ठीक है, मतलब ऐसे 5 लोग काम कर रहे थे, तो लोगों की संख्या, जो लेबर जा रहा है, उसको 1 यूनिट से बढ़ा दें, मतलब एक आदमी और भेज दें, और उसकी वजह से अगर उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, तो जितना बढ़ता है उस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ठीक। मान लीजिए पहले 100 किलो गेहूं होता था, ठीक है, एक जितनी बड़ी ज़मीन थी 5 लोगों के परिवार में, वो लोग मिलकर अपनी उतनी ही ज़मीन पर 100 किलो गेहूं निकालते थे, उगा लेते थे। अब 6 लोग आ गए, 6 लोग के आने से अगर उनका उत्पादन 100 किलो से बढ़कर 101 किलो हो जाता, तो हम कहते हैं कि ये जो नया सदस्य जुड़ा है, इसकी सीमांत उत्पादकता 1 किलो है। लेकिन अगर इसके आने से कुछ बदला नहीं, ये पहले भी 100 किलो हो रहा था, अभी भी 100 किलो है, तो हम कहेंगे कि इसकी सीमांत उत्पादकता 0 है, 0 है। और ऐसे लोग जिनकी सीमांत उत्पादकता 0 है, मतलब उनके आने से कुछ भी फायदा नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि वो लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं, यानी कि उन लोगों का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अगला है अल्प बेरोजगारी। इसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान नौकरी कर तो रहा है, पर उसकी जितनी काबिलियत है, जितना उसने पढ़ाई लिखाई किया या उसका जितना स्किल हाई है, उस हिसाब से उसे नौकरी नहीं मिली है। मतलब वो अपनी पूरी जो कला है, जो पूरा कौशल है, वो उस नौकरी में दिखाने का उसका मौका ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि वो नौकरी तो छोड़ेंगे नहीं, काम तो करते रहेंगे, पर साथ साथ में और भी जगहों पे जो और अच्छी नौकरियां हैं, जो उनकी योग्यता के हिसाब से हैं, उसकी उसके लिए भी तैयारी करते रहेंगे और उसको ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं अल्प बेरोजगारी। मतलब कि थोड़ा काम मिला है, पर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा काम ढूंढने की तलाश में अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब बेरोजगारी को नापा कैसे जाता है? बेरोजगारी का माप, हम लोगों ने ऊपर अभी श्रम शक्ति समझा था, लेबर फोर्स क्या होता है, ठीक है। वो लोग जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, ऐसे सब लोग श्रम शक्ति में आ जाते हैं। अब इस श्रम शक्ति का वो प्रतिशत, ठीक है, जिसको काम अभी नहीं मिल पा रहा है, जो बेरोजगार है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेरोजगारी की दर, ठीक है। उसे नापेंगे कैसे? हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बेरोजगारी की दर है
बेरोजगार श्रमिक मतलब श्रम शक्ति में वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, मार्केट वैल्यू पे जिस भी दाम पे काम मिलेगा करने को रेडी भी हैं, वो लोग ऊपर, और फिर ये भाग का निशान लगा करके नीचे कुल श्रम शक्ति जितने लोग हैं मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, 100 से गुणा दे देंगे, तो जो प्रतिशत निकलेगा वो होगा बेरोजगारी की दर। अब ये नापना बहुत ही कठिन काम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी अर्थव्यवस्था में। भारत में ये काम, अब ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के आंकड़े हैं। तो इसको इंडिया में एक संगठन है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो इन आंकड़ों को पहले कलेक्ट करता है, स्टडी करता है कि क्या रेट है, और फिर रिलीज करता है ये डेटा, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से वो डेटा रिलीज करता है, आंकड़ों को बताता है, एक वर्ष के आधार पर भी बताता है, एक सप्ताह के आधार पर भी, और सप्ताह के प्रत्येक दिन के आधार पर भी बताता है कि कितनी बेरोजगारी और कितना रोजगार रहा हमारे देश में, ठीक है। अब इस आंकड़े को कैलकुलेट करना कि कितनी बेरोजगारी किस दिन रही, हफ्ते के कौन से दिन रही, महीने में कितनी रही, तो ये सब जो है इसके 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी, इंग्लिश में इसे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यूपीएस भी कहते हैं। तो इसमें हम ये गिनते हैं कि साल के ज़्यादातर समय में, ठीक है, प्रमुख भाग में, अब ये ज़्यादातर समय वो डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, 6 महीना भी हो सकता है, 7 महीना भी हो सकता है, 9 महीने भी हो सकते हैं। तो साल के ज़्यादातर भाग में अगर कोई बेरोज़गार है तो उसे हम इस बेरोज़गारी की विधि में, इस जो ये मेथड है इसके अंदर हम उसे बेरोज़गार मानकर गिन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें उन लोगों की भी गिनती होती है जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार दिखते हैं तो नहीं पर होते हैं, या कुछ लोग अल्प बेरोजगार होते हैं, तो ऐसे लोगों की गिनती भी होती है कि वो लोग जो कहीं पर काम तो पकड़े हुए हैं पर जिनका जो मेन काम है, जो उनकी मुख्य योग्यता है उसके हिसाब से उनको काम नहीं मिला और वो भी अच्छा काम ढूंढ रहे हैं, उनकी भी गिनती इसमें होती है। और साथ में वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं पर फिर भी उनकी योग्यता और भी ज़्यादा है और वो साइड में थोड़ा सा कुछ और भी ढूंढ रहे हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलने के लिए कोई और जॉब मिल जाए तो वो भी वो कर सकें, तो ऐसे लोगों की गिनती भी हम इस तरीके की विधि में करते हैं। और ये लोग जो हैं ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के तहत में ये बेरोज़गार माने जाते हैं। ये विधि का नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये नाम कठिन है, सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी, यूपीएस। अगला है सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था बेरोजगारी, इंग्लिश में कहते हैं यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यूपीएसएस। इस प्रकार की बेरोजगारी में वो लोग गिने जाते हैं जो उनका मेन काम है, जो प्रमुख काम है, मेन फील्ड है, उसमें काम करने के साथ साथ जो दूसरी फील्ड है जिसमें हम लोग कहते हैं पार्ट टाइम जॉब, उसके लिए भी फ्री हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अगर कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो यूपीएसएस कैटेगरी के अंदर अनएम्प्लॉयड है, यानी सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था बेरोजगारी में है, ठीक है। इसमें हम जो टाइम पीरियड देखते हैं कि कितने समय तक उनको बेरोजगारी रही है, तो 1 साल के अंदर अगर उन्हें कोई भी काम नहीं मिला है तो फिर हम उनको इस कैटेगरी में रखेंगे। अगला है वर्तमान साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी, इंग्लिश में कहते हैं CWS, इसका फुल फॉर्म होता है करेंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें एक हफ्ते के टाइम पीरियड में हम देखते हैं और अगर उनको हफ्ते में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है पूरे हफ्ते में, तब हम उन्हें बेरोजगार समझते हैं इस कैटेगरी के अंदर। फिर है अगला वर्तमान दैनिक अवस्था बेरोजगारी, CDS मतलब करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक हफ्ते के टाइम के अंदर अगर उन्हें किसी दिन पर भी रोजगार नहीं मिला है तब हम उन्हें इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट चेक करने का तरीका है वो अलग अलग है, इसीलिए मतलब अगर कोई पूछता है कि बेरोजगारी की क्या दर है तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो किस परिभाषा के तहत पूछ रहा है, कौन से टाइप की बेरोजगारी पूछ रहा है, और टाइप के हिसाब से जो बेरोजगारी है उसका परसेंटेज या उसका रेट जो है, उसकी दर वो घटती बढ़ती रहती है। अब हम लोगों को ये देखकर ये समझ में आया कि
कुछ जो बेरोजगारी नापने की परिभाषाएं हैं, जैसे कि ये वाला पहला नंबर, ठीक है, सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी। फिर दूसरा सामान्य प्रमुख तथा सहायक अवस्था बेरोजगारी। इन दोनों कैटेगरीज में क्या होता है कि हम लंबे समय के लिए बेरोजगारी को समझ सकते हैं कि 1 साल तक में कितनी बेरोजगारी हो रही है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली परिभाषाएं हैं, वर्तमान साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी और वर्तमान दैनिक अवस्था बेरोजगारी, इसमें हम बहुत छोटे समय के लिए ये देख पाते हैं कि एक हफ्ते भर के लिए हम देख पाते हैं कि कितनी बेरोजगारी है, ठीक है। तो इसीलिए ये अलग अलग मापदंड रखे गए हैं ताकि हम हर तरीके से बेरोजगारी को नाप पाएं। और नाप करके एक छोटा सा आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है जो कि 2004-05, 2009-10 और 2010-11 का है। इसमें हमने अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी को देखा है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सामान्य प्रमुख बेरोजगारी में 2004-05 में 2.3 लोग परसेंट लोग बेरोजगार थे। फिर 9-10 में ये और कम हुआ और 10-11 में ये और कम हुआ। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी की दरें आप देखेंगे कि कम होती चली जा रही हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। एक अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है कि इसमें कम लोग बेरोजगार हैं। जितने कम लोग बेरोजगार रहेंगे उतना वो आश्रित कम रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद पैसा कमाएंगे, तो देश की तरक्की और विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा पुराना है, पर अगर आप इसको याद करके एग्जाम में लिख पाएंगे बेरोजगारी वाले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं भारत में बेरोजगारी के कारण। क्या कारण है जिसकी वजह से बेरोजगारी जो है भारत में है, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट हैं। पहला है धीमी आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारे वहाँ पर बहुत धीमे हुई, ठीक है। तो इसके कारण से भी बेरोजगारी बढ़ी है हमारे वहाँ पर। तो उसका कारण क्या है कि जो प्लानिंग हम लोगों ने की थी कि हम लोग इस लक्ष्य को पाएंगे, इतनी आर्थिक समृद्धि पा लेंगे, उतना हम लोग पहुंच नहीं पाए वहां तक, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि जो है सिर्फ वो हो जाने से ही बेरोजगारी दूर नहीं हो जाती है, हमें और भी कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हाल फिलहाल में ये देखा गया कि हम लोग के देश में समृद्धि तो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। उसका कारण हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे हम लोग निर्माण कार्य होते हैं, उस सेक्टर को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा हर जगह पर आउटपुट तो बढ़ रहा है, मतलब कि उत्पादन हो रहा है, लेकिन पर वहाँ पर रोजगार नहीं बढ़ रहा है। मतलब जो उत्पादन का टाइप है, जिस तरीके का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्पादन तो बढ़ता चला जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग उतने ही काम कर रहे हैं। तो क्या खास चीज़ ऐसी इस्तेमाल हो जा रही है भाई कि उतने ही लोगों में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? तो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस बात को समझाया है। उनका नाम है टी एस पपोला। ये नाम दे देंगे और अंडरलाइन कर देंगे एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। कि टी एस पपोला ने समझाया है कि हो क्या रहा है कि कृषि में, यानी कि खेती में, और विनिर्माण क्षेत्रकों में, यानी कि जहाँ, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर हैं, ठीक है, उसमें उत्पादन हो रहा है, लेकिन पर तकनीक गहन है। मतलब तकनीक गहन मतलब होता है कि जहाँ पर टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ हो रही है, मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसकी वजह से वो अब मशीन की मदद से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और श्रम गहन कम है। श्रम गहन मतलब लेबर इंटेंसिव नहीं है, लोग नहीं चाहिए हमें, अच्छी तकनीक चाहिए, अच्छी मशीन्स चाहिए, ठीक है। इसी वजह से ऐसा दिखा जा रहा है कि प्रोडक्शन होने के बाद भी लोगों की संख्या जो है वो उतनी ज़रूरत नहीं हो रही है उन फैक्ट्रीज़ में या कृषि में भी, ठीक है। उसके बाद फिर एक कारण ये भी है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रोथ हो सकती है और जहाँ पर काम करेंगे तो हमें रोजगार मिल सकता है, उन क्षेत्रों में लोग जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादातर लोग कृषि में ही अभी भी लगे हुए हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल जगह है। लेकिन जो गैर कृषि गतिविधियाँ हैं, जहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आपको रोजगार भी मिलेगा, साथ में आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, उन सेक्टर्स में जाने से लोग अभी भी कतरा रहे हैं, झिझक रहे हैं। इस कारण भी अभी भी बेरोजगारी हमारे देश में है। श्रम शक्ति में वृद्धि। श्रम शक्ति, लेबर फोर्स, इसकी परिभाषा ऊपर हम लोगों ने देखी थी। तो श्रम शक्ति में वो सारे ही लोग आ गए जो काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं या अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जब लोगों की वृद्धि होगी तो श्रम शक्ति की भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा है कि सामाजिक कारक हैं। सामाजिक मतलब कि हमारे समाज में नौकरी पाने को कौन लोग इच्छुक हैं, ठीक है। तो पहले सिर्फ लड़के ही चाहते थे कि नौकरी करें, तो श्रम शक्ति में वही आते थे। पर अब क्योंकि लड़कियां भी पढ़ रही हैं और वो भी नौकरी के लिए लड़कों के साथ कंपटीशन कर रही हैं, उन्हें भी नौकरी चाहिए, तो वो भी जब एक्टिवली अपना नौकरी ढूंढना चाहती हैं तो वो भी श्रम शक्ति में आ गई। और इसी वजह से जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वो भी बेरोजगार में गिनी जाती हैं, ठीक है। अगला है
कारण जिसकी वजह से बेरोजगारी है वो है ग्रामीण शहरी प्रवासन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, एक सेकेंड, रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब गांव से बहुत सारे लोग शहर में आ जाते हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शहर में नौकरी पाने की जो उम्मीद है, जो मौके हैं वो ज़्यादा हैं। अब शहर में क्या होता है कि उन्हें लगता है कि वो फैक्ट्रीज़ में जाके काम कर सकते हैं, ऑफिसेज में काम कर सकते हैं। गांव में तो सिर्फ खेती और उससे जुड़े हुए ही काम मिल सकते हैं। तो जब वो शहर में आते हैं तो शहर में कुछ लोगों को तो रोज़गार मिल जाता है, पर कई सारे अभी भी जो हैं वो सिर्फ नौकरी की तलाश ही करते रहते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और ऐसे लोग फिर बेरोज़गारी को बढ़ाते हैं। अगला है इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त तकनीक यानी कि इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब इंडिया में हम लोग को पता है कि लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में पूंजी की कमी है, यानी कि कैपिटल, जैसे मशीन्स हो गई, लैंड हो गया, और भी जो हमें पैसे लगाने चाहिए वो सब उसकी कमी है हमारे पास। लेकिन पर फिर भी जो उत्पादन होता है आजकल वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी कि पूंजी की मात्रा अधिक इस्तेमाल होती है। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अच्छी मशीन्स, ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, और लोगों को नौकरी पर रख कर के काम नहीं करवाते हैं ज़्यादा। अगर ऑप्शन है कि इसमें लोगों को रखा जाए कि नई मशीन ले आई जाए, क्योंकि जैसे ही नई मशीन आएगी उसमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो उत्पादन करने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें अच्छी अच्छी टेक्निक्स और मशीन ले आओ जिससे कि हमारा समय बचे, और हमें लोगों को पैसे देने से बजाय हम पैसा अपना मशीन खरीदने में लगा देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत देश में जो लेबर लॉज हैं, ठीक है, जो मज़दूरों को रखने में और निकालने में आसानी नहीं होती है, लोगों को बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि एक बार आपने किसी को अपने वहाँ पे काम पे रख लिया और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो मुझे इसको हटाना है, तो आप आसानी से हटा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसको एक मिनिमम वेज यानी न्यूनतम कुछ पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, कुछ समय के लिए लगभग आपको उसको रखना ही पड़ेगा। तो इतने कठिन नियमों के चलते भी जो उत्पादन कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि हम पूंजी का प्रयोग ज़्यादा करें और श्रम का प्रयोग कम करें, और इसी वजह से यहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी बेरोज़गारी है। जो हम लोगों की स्कूल्स में पढ़ाई होती है उसमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, सिद्धांतों को ज़्यादा बताया गया है, लेकिन पर जो सचमुच में जब हम नौकरी पर जाते हैं तो जिस स्किल्स की, जिस कौशल की हमें ज़रूरत है उस पे फोकस कम है। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है कि जब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से सब सीख कर भी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इसका तो कहीं यूज़ ही नहीं है, और जिस चीज़ का यूज़ है वो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, उसकी कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक मिसमैच हो जाता है। ठीक है, कि जो चाहिए नौकरी के लिए वो चीज़ हमें सिखाई ही नहीं गई है, तो वहाँ पर भी बेरोज़गारी बनी रहती है। बहुत सारे लोगों की जिनको जानकारी है सचमुच में काम की, उनकी ज़रूरत है, लेकिन पर वो लोग कभी भी फैक्ट्रीज़ को और बिज़नेस को, कंपनीज़ को नहीं मिल पाते हैं, आसानी से नहीं मिल पाते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। और क्योंकि अब जो इंसान एक बार अच्छे से कॉलेज से पढ़ लिया है उसको तो फिर नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी की तलाश में हमेशा बना रहता है, और इस चक्कर में हमारी बेरोज़गारी भी बढ़ी रहती है। अगला है आधारिक संरचना के विकास में कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो हमारे वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आप कह सकते हो रोड्स हैं, ठीक है, ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, इन सब में कमियां हैं जिसकी वजह से बिज़नेस अच्छे से नहीं हो पाता है, और अगर बिज़नेस अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हमेशा ही हमारे देश में जो आर्थिक समृद्धि है वो कम रहेगी और बेरोज़गारी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि नए रोजगार के अवसर हमारे देश में पैदा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आधारिक संरचना हमारी धीमी चल रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस
दिशा में, इस फील्ड में निवेश करना नहीं चाहते हैं। अगला है रोजगार की योग्यता में कमी, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। इंडिया में लोगों का जो स्वास्थ्य है और पोषण, उनको जो खाना खाना चाहिए उसमें हमेशा ही कमी रही है। बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे कुपोषण रहे हैं, ठीक है। खाने पीने का ख्याल ठीक से नहीं रखा है, या इतने पैसे नहीं है कि जितना ज़रूरत है वो खरीद पाएँ, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से भी बेरोज़गारी हमारे देश में रहती है। तो हमने बेरोज़गारी के सारे कारण देख लिए। अब हम लोग निर्धनता पे आते हैं और इसको समझते हैं। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। तो हर देश में इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। हम लोग ऐसे समझते हैं इसको कि जब भी कोई इंसान अपनी जो मौलिक आवश्यकता है, मौलिक मतलब जो बिल्कुल जीवन जीने के लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो अपने लिए नहीं जुटा पा रहा है तो वो निर्धन है। हर देश निर्धनता को नापने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, भारत ने भी अपनाया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक निर्धनता रेखा, ठीक है, पॉवर्टी लाइन हम लोग डिसाइड करते हैं, और फिर उस रेखा के हिसाब से कोई भी देश ये पता लगाता है कि यहाँ पर कितनी गरीबी है, ठीक है। तो हम लोग अपने भारत देश में भी एक रेखा डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये रेखा क्या है, ये बेसिकली होता क्या है कि भारत में ऐसा है कि हम लोग परिवार की खर्चे को देखते हैं कि वो कितना खर्चा कर सकता है, ठीक है। एक परिवार या एक इंसान कितना खर्चा कर सकता है, और उस अगर जो भी अमाउंट या जो भी चीज़ें हमने डिसाइड की है, अगर वो उतना खर्चा कर पा रहा है, ठीक है, तो वो निर्धन नहीं है। अगर वो सिर्फ बॉर्डर लाइन पे है कि उसके पास उतने ही पैसे हैं या उतना ही चीज़ें वो खरीद सकता है, या उससे कम चीज़ें वो खरीद पा रहा है, तो वो निर्धनता रेखा के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर भारत में कैलकुलेट कौन करता है, जो बेरोज़गारी कैलकुलेट करता है वही ये भी कैलकुलेट करता है। राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO ऊपर जो था वही यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या तरीका अपनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो 1979 में अगर हम देखें, ये टेक्निक भी हम लोगों ने बदली है समय के साथ। तो ये देखिए 1979 में गरीबी को कार्य शक्ति के विधि के आधार पे तय किया गया था। कार्य शक्ति की विधि मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी एनर्जी जो है वो कैलोरीज में होती है, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि अगर कोई गांव में रहता है और वो 2400 कैलोरी का भोजन खरीद करके खा सकता है हर दिन, तो फिर वो गरीब नहीं है, ठीक है। और अगर वो शहर में रहता है तो 2100 कैलोरी वाली ताकत का भोजन अगर खरीद के खा सकता है तो वह गरीब नहीं है, ठीक है। तो वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, इस आधार पर हम ये देखेंगे कि वो गरीब है कि नहीं। यहाँ पे कैलोरी इसलिए किया गया क्योंकि कैलोरी तो चेंज नहीं होगी, इंसान की जितनी ज़रूरत है 2400 कैलोरी उसको चाहिए तो चाहिए, हाँ, लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से दाम ज़रूर घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पैसा फिक्स किया गया होता कि 500 रुपये या 800 रुपये, तो हो सकता था कि दाम बढ़ गए होते, गरीबी बढ़ गई होती, सॉरी महंगाई बढ़ गई होती, तो उसकी वजह से लोग अब 800 रुपये में बहुत कम कैलोरी का खाना खरीद पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कैलोरी को ही फिक्स कर दिया गया कि इतनी कैलोरी तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो मतलब आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके बाद फिर ये तो चल रहा था बढ़िया, लेकिन फिर बाद में 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि ये स्टाइल को बदल करके सिर्फ खाने से ही गरीबी नहीं देखी जाती है, इंसान को खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो ऊपर हम लोग तरीका अपना रहे हैं वो अच्छा है, पर सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है, वो शिक्षा भी चाहते हैं कि इसमें रहे, फिर वो स्वास्थ्य को भी देखना चाहते हैं, बिजली, परिवहन, तो इन सबको मिला करके वो कितना व्यय कर रहा है, यानी कितना खर्चा कर रहा है, इस आधार पर हम पकड़ेंगे कि वो गरीब है कि नहीं है। तो इन्होंने क्या किया चेंजेस, कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में अगर
ये 2009-10 से इन्होंने ये रूल लगाया कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है और एक दिन में मासिक उपभोग व्यय, ठीक है, मतलब एक महीने में अगर वो 673, ठीक है, इतने रुपए खर्च कर रहा है और शहर में रहकर 860 यानी 860 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे। तो अगर आप इससे ज़्यादा एक महीने में खर्च कर रहे हो तब आप गरीब नहीं हो, पर अगर आप इतना या फिर इससे कम खर्च कर रहे हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे हो, ठीक है। ये महीने का खर्चा उन्होंने बताया कि एक महीने में इतना खर्चा होना है। तो ये थी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट और उसके हिसाब से हम लोगों ने चेंजेस कर लिए। अब आप लोग को ये याद रखना है कि तेंदुलकर कमेटी में क्या बोला गया था, कितने रुपए गांव में, कितने रुपए शहर में बोले गए थे। अब इसके बाद हम एक ये टेबल देख लेते हैं कि कुछ कैलकुलेशन है गरीबी रेखा के बारे में कि वर्ष 1993 में गांव में 50.1% लोग गरीब थे, शहर में 31 थे। तो गांव में ज़्यादा, शहर में कम। और टोटल भारत में देखा जाए तो 45.3% लोग गरीब थे। उसके बाद 4-5 में क्या हुआ, हर जगह पे देख लें, ऊपर से नीचे देखेंगे तो हर जगह पे गरीबी कम हो रही है, ठीक है। फिर 2009-10 में गांव में 33% लोग गरीब, शहर में 20.9% लोग गरीब और पूरे भारत में 29.8% लोग गरीब। तो इसका मतलब कि गांव हो या शहर हो या टोटल भारत हो, समय के साथ गरीबी का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। और हम लोगों ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं या अपनी अर्थव्यवस्था में जो भी सुधार किए हैं उससे हमें कुछ तो फ़ायदा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं भारत में निर्धनता के कारण क्यों है गरीबी। जैसे बेरोजगारी का पढ़ा था वैसे इसका पढ़ेंगे। तो पहला है गरीबी का दुष्चक्र। तो एक महापुरुष हैं, इनका नाम है रैगनर नर्सिकी। याद कर लीजिएगा, इन्होंने एक कोट बोला था, एक बात कही थी कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, ठीक है। तो गरीब है क्योंकि वो पहले से गरीब है, ठीक है। तो इसका मतलब गरीबी जो है वो गरीबी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि अगर आपके पास पैसे कम है, ठीक है, तो अपने घर के हिसाब से समझ लीजिए कि पैसे कम हैं तो हम बचत कम कर पाएंगे। अगर हम पैसे बचा कम पा रहे हैं तो फिर हम आगे की चीज़ों में निवेश कम कर पाएंगे। मान लीजिए हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, या अपने घर में किसी को कोई काम नहीं सिखा पाएंगे, लोगों को अच्छा खाना नहीं खिला पाएंगे कि वो ताकत के साथ बाहर जाके अच्छा काम करें, तो हम निवेश नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि सब कमज़ोर निकल गए, ना पढ़ाई की है ना कुछ किया, ना शरीर में ताकत है, तो फिर कमज़ोर रह गए, अच्छा काम नहीं करेंगे। अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर उनको आय अच्छी नहीं मिलेगी, मतलब इनकम अच्छी नहीं होगी। और क्योंकि इनकम अच्छी नहीं हो रही है तो फिर से वो कम पैसा बचा पाएंगे, फिर से कम पैसा निवेश करेंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है कि एक बार गरीबी आ गई और बार बार गरीबी उसकी वजह से आएगी। यही चीज़ हमारे देश में भी होती है कि सबसे पहले गरीबी थी, इसलिए पैसे हमारे देश में हमने सेव नहीं किए। क्योंकि सेव नहीं किए तो फिर उसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, निवेश तो कर ही नहीं सकते अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में और उत्पादन में और अच्छी अच्छी मशीन्स खरीदने में और लोगों को ट्रेनिंग देने में। तो जब वो नहीं किया तो लोग भी कमज़ोर रह गए बिना ट्रेनिंग के। उन्होंने भी नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, तो नेशनल इनकम फिर नहीं बढ़ी तो फिर और सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह ये चक्कर गोल गोल चलता रहता है। नीची प्राकृतिक संसाधन क्षमता। अब एक परिवार जो है वो गरीब रहेगा अगर उसके पास जो भी कमाने की चीज़ें हैं वो कम है। जैसे कि भूमि या ज़मीन है जिस पर से वो किराया उठा सकती है, वो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर पूंजी यानी जो पैसा उसने सेव किया था वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि कमाते ही कम है तो सेव क्या करेंगे। और जो स्किल्स हैं वो भी कम है। स्किल्स मतलब कौशल, काम भी कुछ नहीं आता है अच्छा। उसके बाद जो श्रम है मतलब उनका खुद का लेबर है जो वो मेहनत कर सकते हैं वो भी नहीं अच्छे से कर सकते क्योंकि गरीब लोग खाना पीना ठीक से खाएंगे नहीं तो कमज़ोर रहते हैं, तो वो भी वो अच्छे से नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना कि निर्धनता रेखा के ऊपर रहने के लिए चाहिए। तो फिर वो क्या होगा, निर्धनता रेखा से नीचे बने रहेंगे और गरीब रहेंगे। और उन लोग के पास
कौशल नहीं होता है, मतलब कि कुछ स्किल नहीं होती, स्मार्ट नहीं होते हैं कि कोई काम अच्छे से कर पाए, ना ही शरीर में जान होती है, जिसकी वजह से वो बार बार गरीबी के चक्कर में फंसे रहते हैं और कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। आय और परिसंपत्तियों के वितरण में असमानता। आय और परिसंपत्तियां मतलब जो लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, असेट्स हैं, वो असमान तरीके से लोगों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से गरीबी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे देश में तरक्की हो रही है, जो हमारा राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद ये सब बढ़ रहा है, तो वृद्धि तो हो रही है, पर ये इसका लाभ सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में रह रहा है। ठीक है। और कुछ ही लोग मिल कर के हमारे देश में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग इसमें उतना हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गरीबी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगला है सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का अभाव, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, इन सब में जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है लोगों की, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल पाती है, जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है, और जो डालती भी है, जितना पैसा वो लगाती भी है कि फ्री में लोगों को शिक्षा और अस्पताल में जाने का वो मिले, मौका मिले, उसका भी फ़ायदा जो है वो जो अमीर लोग हैं, अमीर क्या मतलब जो बहुत गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। जो जिनके लिए सचमुच में ये ज़रूरी है, जिनके लिए बनाया गया है, वो उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती है, वो इतने जागरूक नहीं होते हैं कि वो इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर जानकारी होती भी है तो कई बार जो सरकारी कार्यालय हैं जहाँ पर जा कर के उन्हें ये फ़ायदा लेना है, वहाँ पर भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाता। अगला है, ये वाला किया हम लोगों ने, सामाजिक सेवाओं तक पहुँच का अभाव। अगला है संस्थागत साख तक पहुँच का अभाव। इसमें संस्थागत साख तथा पहुँच का अभाव में अगर ये लोग जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, अगर अपनी दशा सुधारने के लिए वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं कि लोन लेकर घर बनवा लें या बच्चे को पढ़ा लें या कोई काम शुरू कर दें, तो उनको बैंक से लोन मिलने में बहुत मुश्किल होती है और ज़्यादातर लोन नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है दिखाने को, और बैंक को ये डर लगता है कि अगर हमने इन्हें लोन दे दिया तो ये वापस नहीं कर पाएंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए बैंक इन्हें लोन नहीं देता। मजबूरी में आकर के इनको जो जो भूस्वामी होते हैं, ठीक है, उनसे, एक सेकेंड, ये लिखा है भूस्वामी, ठीक है, इन लोगों से, और ऐसे ही जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसा उधार पे देते हैं, ऐसे लोगों से पैसा लेना पड़ता है। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्हें पता है कि ये मजबूर है, इसको बैंक से तो मिलेगा नहीं, हम ही सिर्फ इसका एक सहारा है, तो ये बहुत ऊंची दर पे, ऊंची ब्याज की दर पे ये उधार देते हैं। ठीक है। और जिसके बाद ये लोग ले लेते हैं उधार, क्योंकि इन्हें काम तो अपना करना ही है, और बाद में क्योंकि उधार चुकाना है तो ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और कम पैसे में ही मजदूरी करने को या छोटे मोटे जो भी काम इन्हें मिल रहे हैं वो करने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। चाहे खेतों में काम करना हो या शहरों में फैक्ट्रीज़ में मजदूरी करनी हो या घरों में साफ़ सफाई करनी हो, ये लोग बहुत कम पैसों में भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऋणदाताओं का, ऋणदाता मतलब जिन्होंने उन्हें उधार दिया, वो उनका उधार चुकाना है। अब धीमे धीमे करके उनका पूरा जीवन बीत जाता है पर उनका उधार उतर नहीं पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि परिवार की कई पीढ़ियां, मतलब एक जो परिवार में जो लोग हैं वो तो करते करते बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी उन्हीं का उधार चुकाने के लिए सेम, मतलब उसी ऋणदाता के वहाँ पर मजदूरी या जो भी वो काम कहें वो करते हैं, फिर अगले पीढ़ी में उनके बच्चे भी यही काम करते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों को बैंक की लोन ना मिलने की वजह से गरीबी में अपना जीवन पूरा निकालना पड़ता है। अगला है कीमत वृद्धि।
जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा तो अभी उतना ही आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई बढ़ गई है तो तुरंत से उनकी आय भी बढ़ जाएगी। तो वो क्या होता है, उनकी क्रय शक्ति यानी चीज़ों को खरीदने की जो ताकत है वो कम हो गई, क्योंकि अब उतने पैसे में ही वो कम सामान खरीद पाएंगे। और इसलिए वो भी कीमत बढ़ जाने से अब जब उनकी खरीदने की शक्ति कम हो गई, वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, तो वो जो हम लोग की निर्धनता रेखा है उससे नीचे चले जाते हैं और वो भी गरीब कहलाते हैं। उत्पादक रोजगार का अभाव। गरीबी का एक कारण ये भी है जो हमारे वहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो अभी जिस तरीके की बेरोज़गारी है उससे हम लोग अपना जो रहन सहन का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि पैसे कम है, रोज़गार नहीं है, तो हम लोग अच्छे से नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से निर्धनता आती है। अब क्यों है ऐसी बेरोज़गारी, ऐसा रोज़गार क्यों नहीं है जिसकी वजह से गरीबी दूर हो? उसका कारण ये है कि हमारे वहाँ आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। उसके बाद फिर आगत यानी कि इनपुट्स, जो जो चीज़ें उत्पादन में चाहिए उनकी कमी है। क्रेडिट, हमें पैसा नहीं मिल सकता उधार पर, अगर हमें, जिसको हम साख कहते हैं, जब हमें पैसा लेना होता है लोन पर कि हम कोई काम शुरू करें, हमें वो नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, अच्छी तकनीकें नहीं हैं, और मार्केट का सपोर्ट भी नहीं है, बाज़ार की सहायता भी नहीं है। इन सब कमियों की वजह से हमारे वहाँ पर रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से फिर गरीबी और बढ़ती चली जाती है। फिर है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जो लोगों की गिनती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे लोगों की गिनती बढ़ेगी वैसे वैसे जो हम लोग का पर कैपिटा जीडीपी है, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग जब नए आ रहे हैं तो वो पैदा होते ही तो काम शुरू नहीं कर दे रहे हैं। तो कंट्री में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो आश्रित लोग हैं, जो डिपेंडेंट हैं, जो खाएंगे पिएंगे खर्चा करवाएंगे, वो ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, लेकिन रोज़गार के नए नए मतलब अवसर तो हुए नहीं, बेरोज़गारी तो एकदम से ख़त्म हुई नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, बेरोज़गारी थोड़ी कम हो रही है। तो अब उतने ही रोज़गार में ज़्यादा लोगों को खाना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोगों की, जो लोगों का रहन सहन का तरीका है वो भी नीचा हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग की ग्रोथ में रुकावट भी आ रही है, साथ में ही हम लोग की गरीबी जो है वो बढ़ रही है, और देश में उत्पादन की क्षमता भी कम हो रही है, क्योंकि गरीबी बढ़ रही है तो देश में फिर लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और वो नेशनल इनकम को बढ़ा नहीं पाएंगे। कृषि में नीची उत्पादकता। अगर गांव में देखें तो गांव में जो खेत हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर बटे हुए हैं, उनके पास पूंजी नहीं है। ठीक है, और साथ में वो बहुत परंपरागत यानी पुराने समय से जो चला आ रहा है उसी स्टाइल में खेती कर रहे हैं। तो इन सब कारण की वजह से भी गांव में उत्पादन कम है और इसीलिए गरीबी ज़्यादा है। अब सामाजिक कारण क्या है गरीबी के, वो देख लेते हैं एक बार। पहला है शिक्षा। जो पढ़ाई लिखाई होती है, शिक्षा होती है, उससे हमारे समाज में अच्छा बदलाव आता है। साथ में जितने अच्छे से स्कूलिंग होगी, ठीक है, जितना अच्छा पढ़ाई का स्तर होगा, बच्चों स्कूल जाएंगे, और गरीबी, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है, अगर बच्चे अच्छे से स्कूल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, गरीबी कम होगी। अगर बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो गरीबी ज़्यादा रहेगी। और साथ में बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, उसने कितनी अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग ली है, इसी से ये निर्धारित होता है कि वो आगे चल के कितना पैसा कमाएगा। लेकिन पर अनफॉर्चुनेटली जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता कि वो स्कूल जाएं, इसीलिए वो कुछ सीखते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, और इसीलिए फिर वो और भी ज़्यादा गरीब रह जाते हैं और पैसा कम कमा पाते हैं। तो एजुकेशन है। दूसरा है जाति प्रथा।
भारत में स्पेशली गाँव में जो जाति प्रथा है, जिसमें जो नीची जाति के लोग हैं उन पर ऊंची जाति के लोग हमेशा अपना दबाव बनाकर रखते हैं, उन्हें अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं। तो इस वजह से ये जो शोषण होता है, इसकी वजह से हमेशा जो नीची जाति के लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं और किसी भी तरीके का आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं। अब अगला है सामाजिक प्रथाएं। गांव के लोगों में ज़्यादातर सामाजिक प्रथाओं को निभाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। शहरों में भी होता है पर गांव में ज़्यादा होता है। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कोई भी आर्थिक फ़ायदा नहीं होगा, उसके लिए बहुत पैसा उधार ले लेते हैं, जैसे कि शादी हो गई और फिर मृत्यु भोज हो गया, जो मरने पे खाना वाना खिलाते हैं। तो इन सब चक्करों में ये काम करने के लिए वो बहुत सारा पैसा उधार ले लेते हैं और ज़िंदगी भर वो फिर उधार के भार में ही दबे रहते हैं, ठीक है, और गरीब बने रहते हैं। अब अगर पैसा उधार लेकर कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आगे चल के उस बिजनेस से और पैसा मिलता और गरीबी से बाहर निकल आते। पर पैसा लेकर किया क्या, शादी कर दी, उससे तो कोई नया रिटर्न फ़ायदा मिलने नहीं वाला है। तो फिर इसीलिए वो हमेशा ही उधार लेकर गरीब बने रहते हैं। अब भारत में गरीबी को हटाने के लिए, ठीक है, निर्धनता उन्मूलन करने के लिए और नए रोजगार लाए जा सकें, इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, इसमें गारंटो लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग की भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया इस योजना में कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ पे परिवार के हर एक परिवार के किसी एक वयस्क को, यानी अडल्ट को, जो बड़ा आदमी है, जो 18 साल से ऊपर का है, उसको अगर अकुशल कार्य करना है, अकुशल मतलब जिसमें, इसको हम लोग अनस्किल्ड लेबर कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मजदूरी आप बेसिक कर सकते हो, ऐसा काम अगर करना है तो वो पूरे साल में कम से कम 100 दिन का काम प्रोवाइड करेगा हर परिवार से किसी एक आदमी को। और 100 दिन का काम करेगा वो तो उसको पैसा मिलेगा, बदले में वेतन मिलेगा। ये सरकार की तरफ से ये योजना बनाई गई, ठीक है। इसमें 1/3 भाग स्त्रियों को, औरतों को बोला गया कि ये जो इतने भी लोगों को हम रोज़गार देंगे, इसमें से 1/3 हिस्से में औरतें रहेंगी, औरतें काम करेंगी। तो अब इससे क्या हुआ कि सरकार ने कहा, एक तरफ तो गांव में लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, वेतन रोज़गार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम गांव में जो जो चीज़ें जो खराब हैं, ठीक है, उनको भी ठीक करवा रहे हैं। जैसे कि आप लोग का वनों का काटना, ठीक है, भूमि के कटाव के कारण जो दिक्कतें होती थी वो सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो मजदूर लगाए जा रहे हैं वो गांव में बाढ़ ना आए, ठीक है, या अच्छे से कुएं बने हैं कि नहीं, पुल बने हैं कि नहीं, स्कूल्स बने हैं कि नहीं, कहीं पर गड्ढा खुदवाना है, कहीं पर गड्ढा है उसको पटवाना है, सड़क बनवानी है। तो ये सारे काम जो हैं वो इन मज़दूरों से करवाए जाते थे। तो इससे एक तो इन लोग को रोज़गार मिला, दूसरा गांव में जो धारणीय विकास है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आगे के समय के लिए गांव में कोई भी प्रॉब्लम, कोई बाढ़, सूखा, ठीक है, इस तरीके की दिक्कत कभी ना आए। तो गांव के भी प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका भी प्रबंधन हो गया, वो भी मैनेज हो जाएंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं गांव के, साथ में लोगों को काम भी मिल जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम में हुआ। अगला हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऐसे परिवार जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं और वो स्वरोजगार करना चाहते हैं, यानी खुद का छोटा मोटा बिजनेस या आय का साधन, सॉरी, आय का साधन बनाना चाहते हैं, उनको सरकार इस योजना के तहत बैंक से भी लोन दिलवाती है और साथ में सरकार अपनी तरफ से भी कुछ आर्थिक सहायता करती है। ऐसे लोगों को जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को स्वयं सहायता समूह में, जिसको हम लोग कहते हैं
स्वयं सहायता वर्ग में, ठीक है। तो स्वयं सहायता वर्ग में क्या होता है कि ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए। अब इसमें सब लोग जो हैं वो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब वो सरकार से तो मिलेगा ही, पर खुद से भी पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। साथ में एक दूसरे को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो ज्ञान एक के पास है वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकता है। और सरकार इन लोगों को ट्रेनिंग भी देती है, ठीक है, प्रशिक्षण भी देती है कि कैसे आप काम करके पैसा कमा सकते हो और अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हो। तो ये इस प्रोग्राम में हुआ। अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऊपर वाले प्रोग्राम में आप लोग डेट याद कर लीजिएगा, ये 1999 अप्रैल में ये शुरू हुआ था। 1999 अप्रैल 1999। अगला आते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना को शुरू कब किया गया था, डेट याद रख लीजिएगा, 1 दिसंबर 1997 से ये शुरू हुई थी, यानी लागू की गई थी। इसमें उद्देश्य ये था कि जो शहर में बेरोज़गार लोग हैं या अल्प रोज़गार में, मतलब कि कोई काम तो कर रहे हैं बट पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो लोग स्वरोज़गार करें, मतलब कि खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करें और ऐसा कोई कदम उठाएं, साहसिक कार्य करें, मतलब कि खुद से बिजनेस करना एक बहुत ही हिम्मत वाला काम है, जिससे कि वो और लोगों को रोज़गार दे सकें। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो और लोगों को भी तो नौकरी पे रखोगे, तो आप ऐसा काम शुरू करो जिससे बाकी लोगों को भी रोज़गार मिल सके। इसलिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। अब हम आते हैं भारत में असमानता में। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम लोग के देश में आर्थिक समृद्धि तो हो रही है, ये तो हमें पता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, पर निर्धनों की संख्या, गरीब लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो पैसा बढ़कर आ रहा है ये कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ लोग के पास बिल्कुल है ही नहीं, ठीक। तो अब इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर समझाया है कि जैसे हमारे ही देश में अगर आप बिहार देखेंगे, ठीक है, तो बिहार एक राज्य है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 12,000 रुपये है। मतलब बिहार में हर इंसान के पास कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 रुपये औसत निकलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप गोवा में देखो तो 1 लाख है हर इंसान के पास। मतलब गोवा ज़्यादा अमीर और बिहार गरीब, ठीक है। हमारे पूरे देश में हर किसी के पास लगभग लगभग एक जैसा पैसा होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये याद रखिएगा कि ये जो मैं आपको नंबर बता रही हूँ ये अभी का नहीं है, 2023 का नहीं है। ये किताब बहुत पहले लिखी गई है तो शायद ये 2011-12 का नंबर है। पर इससे कम से कम हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानता है वो कितनी ज़्यादा है। साथ में ये जो दिक्कतें हैं ये होती कैसे हैं, इतिहास, भूतकालीन समृद्धि के अनुभव के परिणाम है। जैसा इन देशों का, इन जगहों का जैसा इतिहास रहा है, ठीक है, कौन कौन से लोग आए यहाँ पर, कौन से कंपनीज आई, ठीक है, कॉलेजेस स्कूल्स कितने थे, कितने लोग पढ़े लिखे थे, इन सब के आधार पर इसमें ये लोग अमीर होंगे या गरीब इसका फैसला होता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जैसे शिक्षा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या वृद्धि, निवेश व्यय। इसकी वजह से भी समझ में आता है कि कोई प्रदेश यानी कि राज्य जो है वो कैसा होगा, अमीर होगा या गरीब होगा। अब हमारे देश में अगर आप 2011-12 में देखें तो चंडीगढ़ 2011-12 में चंडीगढ़ सबसे धनी था, लेकिन बिहार सबसे गरीब था। और इसमें जो वार्षिक औसत वृद्धि हुई है, ठीक है, मतलब एनुअल एवरेज ग्रोथ हुई है जो हम लोगों की, उसमें काफ़ी अंतर है। चंडीगढ़ में कितनी ग्रोथ हुई है एक साल में, 8.39% की हुई है। और जम्मू कश्मीर में कितनी हुई है, 2.71 की हुई है। तो हमने ये दिख रहा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अलग अलग राज्य में बताया गया है, पर हमें ये दिख रहा है कि हमारे ही देश में अलग अलग राज्य में कैसे जो समृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है उसमें भी अंतर है।
फिर वो कितना पैसा कमा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसमें भी अंतर है। ठीक है, तो ये असमानता जो है इसके क्या कारण है ये हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ऐतिहासिक कारण, और ये जो असमानता अलग अलग जगहों में है इसको हम लोग क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय विषमता कहते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका ऐतिहासिक कारण है, जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस, सारा काम काज सिर्फ कुछ जगहों में ही सीमित रखा। कौन जगह थी वो? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तो यहीं पर उनके बिजनेस थे। बाद में उन्होंने महानगर में जैसे चेन्नई को भी शामिल किया, तो इन जगहों पे ही सारा बिजनेस था और इनके आसपास जो छोटी छोटी जगह पड़ रही थी वहाँ तक इनका बिजनेस फैला हुआ था। बाकी जगहों में इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं करवाई, कोई डेवलपमेंट नहीं करवाया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आज भी जो महानगर हैं जहाँ ज़्यादा बिजनेस हुआ, जहाँ अंग्रेज़ों ने उस वक्त इंडस्ट्रीज़ लगा दी थी, वो सब जगहें तो आज भी अच्छा कर रही हैं। पर बाकी जगह जो पिछड़े इलाके हैं वो आज भी तरक्की तो की हैं पहले से, पर वो भी आज भी पिछड़े ही हुए हैं बहुत ज़्यादा। अगला है भौगोलिक कारक। भारत में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, या नदियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े भूभाग यानी ज़मीन के बहुत बड़े बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर नदी है, पहाड़ है। तो ऐसे जगहों पर संसाधन की गतिशीलता यानी कि हमको रिसोर्सेज अगर यहाँ से ले जाने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी योजनाओं में हमें उस योजना को पूरा करने में बहुत सारी कठिनाई होती है, और जिस स्पीड से ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उस स्पीड से नहीं हो पाता है। जहाँ का इलाका जो है वो कठिन है, पहाड़ी इलाका है, नदियाँ बहुत हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग्स बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पर ग्रोथ धीमी होगी। जहाँ का इलाका समतल है, मैदान है, हर तरीके से बिजनेस के लिए अच्छा है, वहाँ पर हम लोग आसानी से काम करते हैं, डेवलपमेंट जल्दी होता है। इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रीय विषमता है, यानी कोई जगह में ज़्यादा आर्थिक विकास, कहीं पर कम। आधारिक संरचना, जहाँ पर आधारिक संरचना अच्छी है, जैसे कि जल, सड़कें, हवाई अड्डे बने हुए हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं और उस वजह से उन जगहों पे आर्थिक विकास हो जाता है, आर्थिक समृद्धि होती है। लेकिन जहाँ पर जो मौलिक आधारिक संरचना, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क हो गया और मोबाइल टावर हो गए की बात कर सकें, वो सब भी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अच्छा करेगा नहीं, और इस वजह से ये जगहें पिछड़ी रह जाती हैं, गरीब रह जाती हैं, इसमें असमानता आ जाती है। सार्वजनिक निवेश में गिरावट, हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति पढ़ी थी, शायद इसके पिछले वाले चैप्टर में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार जो है वो अपना निवेश कम कर रही है, मतलब अपना हिस्सा कंपनीज़ में कम रख रही है, और जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको बोल रही है कि आप इन्वेस्ट करो, आप कंपनीज़ में ज़्यादा अपना शेयर लो। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनीज़ जो हैं, जो सरकार तो बराबरी से सब में निवेश करती है कि सबका फ़ायदा हो, लेकिन कंपनी क्या करेगी, सिर्फ प्रॉफिट देखेगी। तो जो पहले से अच्छी जगह हैं, अच्छे राज्य हैं, जहाँ पर जो संरचना है और बिजनेस है वो पहले से ही अच्छा जमा हुआ है, वहाँ पर वो निवेश करती है, और जो गरीब राज्य है, पिछड़े राज्य है, वहाँ पर वो प्राइवेट कंपनी वाले निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस दिख रहा है, तो वो लॉस क्यों लेंगे। इस चक्कर से भी, इस वजह से भी जो क्षेत्रीय विषमता है वो हमारे देश में दिखती है, कि किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ग्रोथ है, और किसी देश में बिल्कुल गरीबी। तो इसी के साथ मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब अगला चैप्टर बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि एक ही दिन में लेकर आ जाऊँ, जिससे कि आपका कोर्स जल्दी पूरा हो। थैंक यू।